चलिए दोबारा इस टाइम क्लास में फिर आप लोग स्वागत करते हैं। चलिए यहाँ पर जो बताए हैं जो कल जो क्लास लिए थे वीडियो का, तो साइंस का जीव विज्ञान का, तो कुल कहे थे बताएंगे क्वेश्चन कुल मिलाकर 60-70 को। तो उसमें 1 से लेकर 35 ऑब्जेक्टिव था जो बायोलॉजी का लिखवा दिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब वहाँ से तो मतलब 35 से लेकर मतलब 36 से लेकर आप बाकी वाले यहाँ पर जो दिए 63 को, उससे आगे यहाँ पर जो लिख दिए हैं समझिए। यहाँ पर जो काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छा से तैयारी कर लीजिएगा। तो जो यहाँ पर 60-70 क्वेश्चन दिए हैं, तो बायोलॉजी का सबसे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बिहार बोर्ड में बराबर मैट्रिक एग्जाम में आता ही रहता है। इसीलिए क्योंकि ये सब आपको किताब का जो थ्योरी क्वेश्चन पढ़ते हैं ना, थ्योरी का ये आपको ऑब्जेक्टिव बना कर दिया गया है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्लास में शुरू करते हैं। इसीलिए आप लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन देखते हैं, पूरा क्वेश्चन जो है काफी भी है, मतलब एक पर एक क्वेश्चन है। इसीलिए एक एक क्वेश्चन आप लोग अच्छा से स्टडी करते जाओ, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग क्या हो, मिस ना हो। चलिए यहाँ पर 36 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि बताओ वृक्क किस आकार का होता है। तो ये जो क्वेश्चन आपको है उत्सर्जन चैप्टर आप लोग पढ़े होंगे कि बायोलॉजी का जो है जीव विज्ञान का चौथा चैप्टर उत्सर्जन, उसी में से ये क्वेश्चन लिया गया है। कहता है वृक्क किस आकार का होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग टिक लगाइएगा। यहाँ पर जो दिया गया है वृक्क किस आकार का होता है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, सेम आकार का होता है, तो सेम में टिक लगा दीजिएगा। पहला हो गया। और यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि वृक्क कितने सेंटीमीटर लंबा होता है। वृक्क जो होती है ना, वो कितने सेंटीमीटर लंबा होता है, कितने सेंटीमीटर चौड़ा होता है, कितने सेंटीमीटर मोटा होता है, तीनों लिख दिए। तो वृक्क जो होता है आपको 10 सेंटीमीटर लंबा हुआ। उसके बाद वही वृक्क जो हुआ कि 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा हुआ। उसके बाद अगला दिया गया है कि वृक्क कितने सेंटीमीटर मोटा होता है। अगर मोटा पूछेगा ध्यान रखिएगा, वृक्क जो है 2.5 से 4 सेंटीमीटर मोटा भी होता है। कौन? वृक्क। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि बताओ प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है। इसको याद कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बार ने बिहार बोर्ड में पूछ दिया है क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान कि प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, अगर पूछेगा तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक लगाइएगा 10 लाख। समझ गए ना, प्रत्येक वृक्क में जो नेफ्रॉन की संख्या होती है आपको 10 लाख होती है। समझ गए। 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वृक्क के कितने कार्य होते हैं। थ्योरी में आप लोग स्टडी किए होंगे, दिया गया है कि वृक्क के कितने कार्य होते हैं। तो आप लोग ध्यान धरना, वृक्क के 3 कार्य होते हैं। समझ गए, थ्योरी में क्लास लेंगे किए होंगे। चलिए यहाँ पर हो गया। अगला दिया गया है मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया क्वेश्चन है। इसीलिए इस क्वेश्चन आप लोग खास तैयारी कर लीजिए, क्या है कि मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, इसको अच्छा से तैयारी कर लो। किसके कारण होता है, दिया गया यहाँ पर यूक्रोम के कारण। समझ गए। तो मूत्र का जो रंग पीला होता है, आपको यूक्रोम का कारण क्या होता है, मूत्र का रंग पीला होता है। इसको भी तैयारी कर लीजिएगा। अगला यहाँ पर दिया गया है एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है। यहाँ पर आंसर में लिखेगा आपको NH3। समझ गए, एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या बनता है, तो आंसर क्या लिखना है, NH3। ऑब्जेक्टिव पूछता है बराबर, इसीलिए आप लोग अच्छा से एक एक क्वेश्चन को अच्छा से तैयारी करते जाओ, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग बिहार बोर्ड में मैट्रिक क्या हो, मिस ना हो। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 44 नंबर कि वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है। समझ गए। तो ध्यान देगा उत्सर्जन, उत्सर्जन चैप्टर से ही आपको ये क्वेश्चन लिया गया है वृक्क के बारे में। समझ गए, उत्सर्जन वो चैप्टर है बायोलॉजी का चौथा चैप्टर। समझ गए, उसमें पढ़े होंगे। कहता है ना वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा उत्सर्जन का है। समझ गए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। समझ गए, ये क्वेश्चन उसी चैप्टर का है। कहता है ना रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है। तो आप लोग आंसर में टिक लगाइएगा, जो ऑप्शन में आएगा चीर। समझ गए, जो ऑप्शन में चीर होगा उसमें आप लोग टिक लगा दीजिएगा। समझ गए, रेजिन जो है आपको चीर पौधे क्या उत्सर्जी पदार्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर जाएगा 46 नंबर का कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। समझ गया, आप लोग अच्छा से इसको स्टडी कर लीजिएगा। कहता है ना वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो आप लोग को अगर ऑप्शन पूछेगा तो आप लोग ठीक लगाइएगा नेफ्रॉन। समझ गया, क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन बोलते हैं। किसको, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हुआ। और यहाँ पर अगला जगह है पौधों में जल का निष्कासन को क्या कहते हैं। जानते हैं इंसान जो है सांस तो लेता है नाक के द्वारा, फिर छोड़ता है कि नहीं, जल निकलता है पसीना द्वारा, क्या होता है पेशाब द्वारा हो, बहुत सारा क्रियाक्रम मतलब इंसान में होता है। तो उसी तरह बताया गया कि पौधों में जल का जो निष्कासन जो होता है, बाहर जो होता है, किसके द्वारा होता है। तो आप लोग ठीक लगेगा किसमें, वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है। समझिए, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। समझे ना, ध्यान कि पौधों में जल का निष्कासन को क्या कहते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा वाष्पोत्सर्जन। ये थ्योरी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना पूछ दिया है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है
कि पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इससे अगला साल ही पूछ दिया क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा सब लोग तैयारी कर लीजिएगा। कहता है पिट्यूटरी ग्रंथि को कौन सा ग्रंथि कहते हैं, तो आप लोग आंसर में टिक लगाइएगा मास्टर ग्रंथि। समझ गए ना, ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछता रहता है, समझ गए। तो मास्टर ग्रंथि कहते हैं किसको, पिट्यूटरी ग्रंथि को। अगला दिया गया है कि अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। मस्तिष्क भी क्या टाइप में होता है, ठीक है ना। तो बायोलॉजी में जब पढ़े होंगे तो हर टाइप का दिया गया है। इसमें कहता है अग्र मस्तिष्क जो है, बता अग्र मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो आप लोग और पूछेगा तो बिहार में टिक कितना लगाया रे, तो 2 में टिक लगाइएगा, समझ गया। अग्र मस्तिष्क को 2 भाग होता है, समझ गया। आप लोग अच्छा इसको स्टडी कर लो। अगला दिया गया है हार्मोन स्रावित होता है, किससे होता है। तो आप लोग आंसर में टिक लगाइएगा, अगर आएगा तो अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है ना क्वेश्चन, कि हार्मोन स्रावित होता है किसके द्वारा। तो आप लोग आंसर में टिक किसमें लगाना है, अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या होता है, हार्मोन स्रावित होता है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अगला क्या बना क्वेश्चन कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसे माना गया है, समझ गए। तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आंसर में टी लगाना है किसको, सेरिब्रम को, समझ गए। बुद्धि और चतुराई का केंद्र जो माना गया किसको, सेरिब्रम को। यहीं पे क्या करते हैं, बुद्धि उत्पन्न होता है, वहीं पे क्या होता है, सोचते समझते हैं कि किसी को अधिकांश टैलेंट हो, किसी को अधिकांश तेज होता है, तो समझ गया सेरिब्रम में क्या होता है, टैलेंट होती है। तो वही कहता है बुद्धि और चतुराई जो केंद्र माना गया है, किसको माना गया है, सेरिब्रम को माना गया। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो टिक लगा दीजिएगा सेरिब्रम में, तो जो ऑप्शन होगा उसमें टिक लगा देना, ठीक है। अगला दिया गया है जनन चैप्टर के क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दिया है जनन कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी का छोटे पढ़े होंगे, जनन वो चैप्टर का नाम है। तो कहता है यहाँ पर जनन कितने प्रकार के होते हैं, अगर पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना है किसमें। तो ध्यान दीजिएगा जनन जो होता है आपको 2 प्रकार का होता है, पढ़े होंगे, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। ये थ्योरी क्लास हो गया, क्वेश्चन हो गया। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि बताओ जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग टिक लगाना है किसमें, 2 में टिक लगाइएगा, 2 होता है। अगला दिया गया है नर युग्मक को क्या कहते हैं, समझ गए। पूछेगा कि नर युग्मक को क्या कहते हैं, तो आंसर में टिक लगाना है हम लोग को, शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। नर युग्मक को क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या लगाना, ठीक है, शुक्राणु कहते हैं। उसी का जस्ट उल्टा हो गया कि मादा युग्मक को क्या कहते हैं। तो ध्यान रखना, मादा युग्मक क्या बोलते हैं हम, अंडाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडाणु। मादा युग्मक को क्या बोलते हैं, तो लिखिएगा आप लोग आंसर में अंडाणु, समझ गए। यहाँ तो हो गया। अगला जगह परागण कितने प्रकार के होते हैं, यही क्वेश्चन है, वो जनन चक्र का ही क्वेश्चन है, समझ गए ना। ध्यान, परागण कितने प्रकार के होते हैं पूछेगा तो ध्यान रखना, आप लोग टी लगाना है 2 प्रकार का। जो परागण जो होता है आपको 2 टाइप का होता है, स्व परागण और पर परागण थ्योरी में पढ़े होंगे, समझ गए ना। 2 टाइप का होता है क्या, परागण। तो याद हो गया। अगला जाएगा कि मानव जनन अंग लगभग कितने वर्ष की आयु में बनता है, समझ गए ना। ध्यान देना, लड़का हो या लड़की हो, दोनों को 12 वर्ष जगह शुरू होता है, उसको क्या होती है, यहाँ पर दिया गया है आपको मानव जनन अंग क्या होता है, फैलना शुरू होता है कि नहीं। इसी अवस्था में धीरे धीरे क्रॉस करता है तो मानव को क्या होती है, बुझते हैं, डेवलपमेंट ग्रोथ होती है, मन भटकता है, रंग मिलने का चीज है ना। तो 12 वर्ष शुरुआती होता है, स्त्री हो या पुरुष। वही क्वेश्चन कहता है कि मानव जनन अंग लगभग कितने वर्ष की आयु में बनता है। तो ध्यान रखिएगा, लड़का और लड़की हो 12 वर्ष की अवस्था में शुरू होता है, समझ गए। सबसे खतरनाक अवस्था हो गया आपको 18 वर्ष की अवस्था, समझ गए ना। 16, 17, 18 उपाती अवस्था है, समझ गए। ये तो हो गया। अगला दिया गया शुक्राणु फेलोपियन नलिका में कितने घंटे जीवित रहता है। शुक्राणु जो है आप लोग पढ़े हुए क्लास में, शुक्राणु पुरुष से निकलता है, समझ गया। शुक्राणु जो है फेलोपियन नलिका जो होती है, फेलोपियन नलिका नली है जो मादा की योनि में पाई जाती है, ठीक है ना, उसमें होती है। तो शुक्राणु जब क्या कहते हैं फेलोपियन नलिका में प्रवेश करती है, तो ध्यान धरिएगा, कहता है बताओ कितने घंटे तक जीवित होता है। तो आप लोग ध्यान धरना कि 12 घंटा तक, समझ गए ना। और 12 घंटा तक समझ जाओ शुक्राणु जो अंडाणु से अगर क्या कहते हैं सम्मेलन किया, अगर संभोग किया तो ठीक है, मिलन किया तो ठीक है। उसके बाद और 12 घंटा 1 मिनट बाद शुक्राणु दुरुपयोग हो जाएगा, तो शुक्राणु कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कह रहा है कि शुक्राणु फेलोपियन नलिका में, समझ गया, 12 घंटा तक जीवित होता है। इतना काल में आपको शुक्राणु जो है अंडाणु जैसे हो उसको मिलन करना है तो करना है, तब ये जैगोट बनेगा। जैगोट बनेगा तो फिर कोशिका से उत्तक बनेगा, तो मानव बनेगा। तो क्लास किए होंगे, समझ गए ना, जनन में। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मासिक चक्र कितने दिनों का होता है, समझ गए। तो ध्यान करेगा, मासिक चक्र जो होती है 28 दिन का होता है, समझ गए ना, 28 दिन का होता है। 28 दिन जाकर मासिक पूरा होता है, समझ गया। तो एक्चुअल में आप लोग तो समझ गया ना, तो एमसी के बारे में सुनते ही होंगे, समझ गया ना। तो जो होती है आपको 12 वर्ष से शुरू होती है, स्त्री होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जाएगा मासिक चक्र कितने दिनों का होता है, तो ध्यान रखना मासिक चक्र होती है 28 दिनों का होता है। अगला यहाँ पर जाएगा कि विखंडन कितने प्रकार के होते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं पूछेगा तो आप लोग टिक लगाना, कितने होते हैं, 2 प्रकार का होता है, समझ गया। विखंडन जो होती है आपको 2 टाइप का होता है। अगला जगह बीजांड की दीवार मोटी होकर क्या बनाती है, समझ गया नहीं, पौधे में भाग होती है,
कहता है बीजांड की दीवार जो है मोटी होकर क्या बनाती है, तो ऑब्जेक्टिव में लिखने का अगर पूछेगा तो टिक लगाइएगा बीजावरण, समझ गया। तो जो ऑप्शन में आएगा उसमें टिक लगा दीजिएगा, समझ गया, बीजावरण बनाती है। यहाँ तो हो गया। अगला दिया गया यहाँ पर नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। जखन नर युग्मक और मादा युग्मक संयोजन बनता है, मतलब शुक्राणु जो अंडाणु जब मिलता है तो दोनों को मिलने से वो जैगोट बनता है। क्या बनता है? जैगोट। थ्योरी में क्लास आप लोग किए होंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि बताओ नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है। तो आप लोगों को पूछेगा तो टिक लगाना, क्या जैगोट बनता है, समझ गए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये तो हो गया। अगला यहाँ पर दिया गया है परागकोश में पाए जाते हैं क्या। बताओ परागकोश में क्या पाए जाते हैं। तो पूछेगा तो आप लोग टिक लगाना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो परागकण, समझ गए। तो परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, तो जो ऑप्शन है पूछेगा उसमें टिक लगा दीजिएगा, समझ गए। चलिए यहाँ पर हो गया। अगला जगह है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार क्या बनाती है। जब निषेचन होता है, समझ गए ना, तो निषेचन का कहना हो जाता है, वो बताए थे निषेचन में क्या होता है, नर और मादा दोनों भाग लेता है, समझ गए ना। दोनों को भाग लेने के बाद क्या बनती है, जैगोट, वही फल का निर्माण करता है, समझ गए ना। तो वही प्रक्रिया आपको पेड़ पौधा में भी होता है, लेकिन उसमें अलग टाइप का होता है। मानव में जब तक स्त्री पुरुष जब तक मिलेगा नहीं, समझ गया, जैगोट बन ही नहीं सकता। लेकिन पेड़ पौधा का सिस्टम में क्या है, अलग है। यहाँ पर दिया गया है निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार क्या बनाती है। तो ध्यान देगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो फल में टिक लगाइएगा, समझ गया, फल बनाती है। चलिए यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखे हैं काफी क्वेश्चन एक पर एक भी क्वेश्चन है। आप लोग A to Z क्वेश्चन आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग दिमाग से नहीं जाएगा, ठीक है। तो बिहार बोर्ड जो है बराबर क्वेश्चन इससे पूछता रहता है, इसलिए A to Z क्वेश्चन। इससे जो पहला वीडियो बनाए थे 1 से लेकर 35 को ऑब्जेक्टिव था, और यहाँ पर जो लिखा है 36 से लेकर 63 को, ये पूरा क्वेश्चन आप लोग दिमाग में जैसे हो बैठा लेना, तो एक भी क्वेश्चन आप लोग से बिहार बोर्ड में मिस नहीं होगा। थैंक यू।